स्वागत करता हूं सभी साथियों का एक बार पुनः भारतीय विजन क्लासेस में। आज हम हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हिंदी वर्णमाला को लेकर आए हैं। आज हम इस क्लास में हिंदी वर्णमाला का संपूर्ण निचोड़ अध्यापन करेंगे। तो जितने भी साथी हैं जो हिंदी भाषा के हैं तो आज के इस क्लास से जुड़ जाएं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। हिंदी वर्णमाला सभी लोगों को लगता है कि बहुत ही आसान है, स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण जानते हैं, लेकिन हिंदी वर्णमाला से किसी भी परीक्षा में एक या दो प्रश्न देखने को मिलते ही हैं और ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें लोग कंफ्यूजन कर जाते हैं और गलत जवाब भी देकर आ जाते हैं। तो ये सारे कंफ्यूजन को दूर करेंगे। अल्प प्राण वर्ण किसे कहते हैं, महाप्राण वर्ण किसे कहते हैं, सघोष कौन कौन से वर्ण होते हैं, अघोष कौन कौन से वर्ण होते हैं, तो जितने भी कंफ्यूजन है सभी कंफ्यूजन को आज हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो जितने भी साथी हैं सभी साथी हिंदी वर्णमाला का निचोड़ क्लास से जुड़ जाएं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बताएंगे और इतना आसान कर देंगे कि वर्णमाला से संबंधित कोई भी प्रश्न हो किसी भी परीक्षा में पूछे तो आप देखते ही उसका जवाब देंगे। तो चलिए हम अब क्लास की ओर चलते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये सभी लोग जानते हैं। हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा 52। हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है, तो 52 वर्ण है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। वर्ण किसे कहेंगे और अक्षर किसे कहेंगे। तो भाषा की सबसे मूल इकाई जिसका खंड या टुकड़ा ना हो सके उसे वर्ण कहते हैं, सभी कोई जानते हैं। तो भाषा की सबसे मूल इकाई अर्थात जहाँ से भाषा की जो शुरुआत होती है, तो मूल इकाई जिसका खंड या टुकड़ा ना हो सके उसे क्या कहते हैं, तो वर्ण कहते हैं। वर्ण जैसे क, ख, ग, अ, आ, तो जितने भी व्यंजन वर्ण है उसमें हलंत लगा रहेगा तो वो क्या है, तो भाषा का मूल इकाई यानी वर्ण है। अब वर्ण के इकाइयों को मिलाकर ही शब्दों या वाक्यों की रचना की जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा वर्ण किसे कहते हैं, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई या मूल इकाई जिसका खंड या टुकड़ा ना हो सके। तो ये जो है क, ख, ग, इसका खंड या टुकड़ा ना होता है। और जितने भी स्वर वर्ण है सभी क्या है, तो सभी वर्ण है, यानी भाषा की सबसे मूल इकाई है। वर्ण की इकाइयों को मिलाकर ही, यानी वर्ण की सभी इकाइयों को मिलाकर ही शब्दों या वाक्यों की रचना की जाती है। यहाँ पर या होगा, या वाक्यों की रचना की जाती है। शब्दों की भी रचना की जाती है। शब्द से क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं। सभी को जानते हैं वर्ण से शब्द का निर्माण होता है, शब्द से वाक्य का निर्माण होता है। भाषा में वर्ण की मौखिक इकाई ध्वनि कहलाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, याद रखिएगा। भाषा में वर्ण की जो मौखिक इकाई है, मौखिक अर्थात जब हम बोलते हैं, मौखिक मतलब बोलना, तो भाषा में जब वर्ण को हम अपने मुख के द्वारा बोलते तो उसे क्या कहते हैं, किसी भी वर्ण का उच्चारण हम अपने मुख के द्वारा करते हैं तो वहाँ पर उसे क्या कहेंगे, तो उसको ध्वनि कहेंगे। और जब उसी को लिखित रूप देंगे अर्थात उसे जब हम लिखेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, अक्षर कहेंगे। तो याद समझ में आ गया आपको। जब हम किसी भी शब्द, एक प्रकार समझ शब्द को अगर हम बोल रहे हैं, जैसे किताब बोले तो मौखिक इकाई क्या हो गया, जब हम बोले तो वो मौखिक इकाई हो गया ध्वनि। और जब उससे हम लिखे यानी लेखन के रूप दिए किताब, जब हम लिखे किताब, तो अब ये क्या हो गया, ये अक्षर हो गया। तो समझ में आ गया अक्षर किसे कहते हैं, ध्वनि किसे कहते हैं। चलिए आगे यहाँ पर देखिए हम समझाए भी हैं। जैसे किताब है, किताब बोले, देखिए इसमें कुल कितने वर्ण हैं। किताब में देखा जाए तो किताब में कुल 6 वर्ण है। क, ई की बना, त, आ ता बना, ब, अ ब बना। तो किसी भी
कोई भी जो व्यंजन वर्ण होता है सभी में क्या मिला हुआ रहता है, तो स्वर वर्ण मिला होता है, याद रखिएगा। अब देखिए किताब में कितनी ध्वनियाँ हैं, तो किताब में 3 ध्वनियाँ हैं। कितनी है? 3। किताब। तो अब यहाँ समझा रहे हैं कि जो मौखिक इकाई है उसे ध्वनि कहते हैं। जब हम बोलते हैं तो जितना इकाई गिनी जाती है उसे हम क्या कहेंगे? ध्वनि कहेंगे। और जब उसको लिखित रूप देंगे तो उसको क्या कहेंगे? अक्षर कहेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ और समझाने का हम प्रयास किए हैं। तो देखिए यहाँ पर एकदम समझिएगा अच्छी तरीके से। तो अक्षर, जब किसी वर्ण के साथ स्वर जुड़ जाता है तो वह अक्षर कहा जाता है। यहाँ देखिए क क्या है? तो एक अक्षर है। क्या है? अक्षर है। अब वर्ण किसको कहेंगे? तो क में 2 वर्ण है, क और अ। क और अ मिलकर क का निर्माण हुआ है, क्योंकि अभी हम बताए सभी स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण में स्वर वर्ण मिला हुआ रहता है। तो क अक्षर है। अब यहाँ देखिए इसको समझिएगा, ध्वनि और अक्षर। ध्वनि और अक्षर में सिर्फ अंतर इतना ही है, जब हम बोलते हैं तो उसे ध्वनि कहते हैं, जब उसको लिखते हैं तो क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। और वर्ण क्या है? तो अक्षर जो है उसमें कई वर्ण होते हैं। क्या होते हैं? कई वर्ण होते हैं। जब किसी वर्ण के साथ स्वर जुड़ जाता है, जब कोई वर्ण है उसके साथ स्वर जोड़ देते तो क्या हो जाता है? अक्षर हो जाता है। जैसे अभी क था, ये क्या है? तो वर्ण है। अब इसके साथ एक स्वर जुड़ गया तो क्या हो गया? की। तो की को हम अक्षर भी कहेंगे और ध्वनि भी कहेंगे। क्या कहेंगे? ध्वनि भी कहेंगे। सिर्फ क्या है, जब हम की को बोलते हैं तो ध्वनि है, और जब लिखते हैं तो बोलते हैं तो ध्वनि है, और लिखते हैं तो अक्षर है। समझ में आ गया? जैसे ता है, ता को जब हम क्या करते हैं, ता में कितने अक्षर? इसमें देखिए ध्यान दीजिए, ता में 2 वर्ण है। कितने वर्ण है? 2 वर्ण। जबकि ता अक्षर एक ही है, अक्षर एक है, परंतु वर्णों की संख्या इसमें 2 है, त और अ, त और आ, है ना। तो ये ध्यान दीजिएगा। अरे इसमें 3 ध्वनि है, 3 अक्षर है, लेकिन वर्ण की बात इसमें याद रखिएगा, ता जो है वो ध्वनि भी है, मतलब इसमें ता और अक्षर भी है। क्या है? अक्षर भी है। लेकिन अगर इसमें वर्ण की बात करें तो इसमें कितने वर्ण है? तो इसमें 2 वर्ण है, क्योंकि जब वर्ण के साथ स्वर जुड़ता है तो अक्षर हो जाता है। और अक्षर और ध्वनि में क्या अंतर है? तो जब हम किसी शब्द को बोलते हैं तो क्या है? ध्वनि है, और जब उसे लिखते हैं तो अक्षर है। और किसी भी शब्द में कई वर्ण जुड़े होते हैं, याद रखिएगा। तो समझ में आ गया? हम यहाँ समझाने का प्रयास किए, थोड़ा समय लिए, लेकिन आप समझ जाइए, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा में कई बार आता है कि किताब इसके जगह पर कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लिया जाए अक्षर ही है, या फिर विद्यालय, विद्यालय में कितने अक्षर है, या कितनी ध्वनि है, या कितने वर्ण है। तो याद रखिएगा, ध्वनि और अक्षर तो समान होंगे, लेकिन वर्णों की संख्या उसमें बढ़ जाएगी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या देखिए, हम कुछ उदाहरण भी लिए हैं जिसे आप पकड़ सके। अक्षर प एक अक्षर है, एक अक्षर इसमें, लेकिन इसमें 2 वर्ण है। री में अक्षर जो देखा जाए री है, लेकिन इसमें वर्ण 2 है, र और ई। तो ये आप समझ गए, अक्षर, ध्वनि, वर्ण। कंफ्यूजन नहीं होइएगा, कंफ्यूजन हो जाएंगे तो आपको दिक्कत होगी। आगे देखिए, वर्णों के अव्यवस्थित समूह को वर्ण समूह कहते हैं। जब वर्णों का समूह को अव्यवस्थित रूप से जहाँ तहाँ रखा जाता है तो उसको वर्ण समूह कहेंगे। लेकिन उसी को सुव्यवस्थित या व्यवस्थित समूह कर दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में वर्णमाला और शब्दकोश में वर्णों के क्रम को अलग अलग रखा गया है। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, याद रखिएगा। वर्णमाला और शब्दकोश दोनों में थोड़ा सा अंतर है। इसमें जो वर्णों को रखा गया वो अलग अलग तरीके से रखा गया है। अब शब्दकोश का क्रम क्या है देख लीजिए, यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बताए हैं। प्रतियोगी परीक्षा में कहाँ से प्रश्न आते हैं, देखिए यहाँ से ये प्रश्न पूछ सकता है। तो याद रखिएगा, परीक्षा में कई बार आता है कि शायद पूछ देगा हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा वर्ण आएगा, कौन सा वर्ण आएगा। अब ऑप्शन में ख भी दिया हुआ रहता है, तो तुरंत आप ख कीजिए, क्योंकि क ख ग घ। तो याद रखिएगा, अगर शब्दकोश की बात हो तो क के बाद क्या आता है? तो छ आता है, याद रखिएगा। उसी प्रकार ज के बाद हो सकता है पूछ देगा कि हिंदी शब्दकोश में ज के बाद कौन सा वर्ण आता है, तो ज के बाद अज्ञा आता है। या फिर पूछ दे कि च छ झ के पहले कौन सा वर्ण आता है, तो अज्ञा आता है। ये पूछ देता है। हर ऑप्शन में ज भी रहेगा,
और यही होता है ऑप्शन में जा रहेगा, और कन्फ्यूजन में जो अगर इसका अध्ययन नहीं किए होंगे तो आप तुरंत देखते गए। तो बहुत आसान क्वेश्चन दे दिया, इतना आसान क्वेश्चन है कि तो इसे देना नहीं चाहिए था। बहुत ही आसान है, ऐसा कह के आप क्या गलत जवाब देकर आ जाते हैं और फुल कॉन्फिडेंस में जवाब देकर आते हैं। इसको आप समझिएगा, शब्दकोश क्रम से भी बहुत बार प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न आए हैं। त के बाद कौन सा वर्ण है शब्दकोश में, तो याद रखिएगा त के बाद त्र है, न कि थ है। त के बाद क्या है, त्र है। ये आपको हम समझा रहे हैं क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा में, और इसे आप क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा कहाँ कहाँ कौन सा वर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब याद रखिए, अभी हम जब शुरुआत में आपको बताए थे कुल कितने वर्ण हैं, तो हिंदी में कुल 52 वर्ण हैं। 52 वर्ण कौन कौन है, तो मूल स्वर जिसको कह सकते हैं स्वर वर्ण, जो मूल स्वर है तो स्वर वर्ण कितने हैं, तो 11। मूल व्यंजन कितने हैं, तो 33। संयुक्त व्यंजन कितने हैं, तो 4 संयुक्त व्यंजन। और आयोगवाह कितने हैं, तो 2 आयोगवाह, अंग और अ। द्विगुण व्यंजन कितने हैं, तो 2। कुल मिलाकर कितने हैं, 52 वर्ण हैं। अब यहाँ देखिए वर्ण के प्रकार चलते हैं। वर्ण के 2 प्रकार है, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, तो 11। व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, 39। याद रखिएगा। अब 39 और 11 जोड़ते तो कितना होता है आपका, तो 50 होता है। इसमें जो आयोगवाह अलग से जुड़ जाते हैं तो कितना हो जाता है, 52। अब देखिए हिंदी वर्णमाला में अंग और अ, अब लोग देखे होंगे, उसे आयोगवाह कहते हैं। यानी आयोगवाह कहलाते कौन कौन, अंग और यह। आयोगवाह किसे कहते हैं, आयोगवाह उसे कहते हैं योग्य न होने के बावजूद भी साथ रहे, उसे क्या कहते हैं, अयोग्यवाह कहते हैं। तो आप लोग देखते होंगे कि हिंदी में जब स्वर वर्ण का क्रम चलते तो उसमें अंत में आता अंग और अह आता है, जबकि वो उनके साथ नहीं होना चाहिए। वो स्वर वर्ण नहीं, फिर भी योग्य न होने के बावजूद भी उनके साथ क्या रहते हैं, तो लगे हुए रहते हैं, तो इसे कहते अयोगवाह। अब स्वर वर्ण को देखते हैं। स्वर वर्ण किसे कहते हैं, तो जिन वर्णों का उच्चारण, याद रखिएगा, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे स्वर वर्ण कहते हैं। ये तो सभी लोग जानते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे स्वर वर्ण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये तो आप सभी लोग जानते ही हैं इसको। तो उच्चारण में कहा जाता है, कभी कभी रहता है उच्चारण में रुकावट या अवरोध उत्पन्न नहीं होता। जब हम स्वर वर्ण की उच्चारण करते हैं तो कोई रुकावट या अवरोध उत्पन्न नहीं होता है। अब स्वर वर्णों की कुल संख्या कितनी है, तो 11। स्वर वर्णों की कुल संख्या कितनी है, 11 है। अब कौन कौन से स्वर वर्ण है, या आ, ई, उ, री, ए, आ, ओ, आ। कुल कितने हैं, तो 11। लेकिन अगर मात्रा आ जाए परीक्षा में कि स्वर वर्ण में कुल कितनी मात्राएं, तो 10 है, क्योंकि अ का कोई मात्रा नहीं है। यहाँ पर आ में ये मात्रा है, ई में भी मात्रा है, फिर बड़ी ई में भी मात्रा है, छोटी ऊ में भी मात्रा है, बड़ी ऊ में भी है, री में भी है, ए, आ, ओ, आ सब में मात्राएं हैं, लेकिन अ में कोई मात्रा नहीं है। तो याद रखिएगा स्वर वर्ण में अगर कुल मात्रा पूछे, मात्राओं की कुल संख्या कितनी है, तो 10। ये भी याद रखिए। और कुल कितने स्वर वर्ण है, तो 11। अब आगे बढ़ते हैं। य, ई, उ और री एक मात्रिक स्वर है, याद रखिएगा, एक मात्रिक। यानी जब गिनती की बात होती है तो इसमें कुल कितनी मात्राएं गिनी जाती है, तो 1। आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ, ए, आ, ओ, आ द्विमात्रिक है। इसमें गिनती की बात जब करते हैं इसमें 2 मात्राएं होती हैं। अब आप आगे समझेंगे। छंद में जो होता है, छंद में एक मात्रिक स्वर और तथा एक मात्रिक स्वर से मेल से बने अक्षरों को एक मात्रा में गिना जाता है। यानी छंद में जो एक मात्रिक स्वर जो होते हैं या उनसे जो भी मेल से, यानी उन एक मात्रिक स्वरों के मेल से जो भी अक्षर का निर्माण होता है वे सभी एक मात्रा में गिने जाते हैं। तथा छंद में द्विमात्रिक स्वर कहीं आ जाए, यानी शब्दों या पदों में या द्विमात्रिक स्वर आए या द्विमात्रिक स्वर के मेल से कोई अक्षर बना हो तो उसकी गिनती 2 मात्रा में होती है। तो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा, छंद आप पढ़िएगा तो छंद में आपको देखिएगा उसमें एक मात्रा द्विमात्रा की चर्चा उसमें होगी। तो उसमें याद रखिएगा जो
स्वर, जो स्वर एक मात्रिक होंगे तो उनको एक मात्रा में गिनेंगे, या फिर एक मात्रिक स्वर से जो भी अक्षर का निर्माण होगा उसे भी एक मात्रा में ही गिनेंगे, जबकि द्विमात्रिक स्वर या फिर द्विमात्रिक स्वर से मिलकर जो भी अक्षर का निर्माण होगा उसे हम दो मात्रा में गिनेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सभी बिंदु हैं। सभी स्वर वर्ण सघोष होते हैं। याद रखिएगा, सभी स्वर वर्ण क्या होते हैं? सघोष होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी स्वर वर्ण सघोष होते हैं, क्योंकि परीक्षा में भी आ सकता है कि, तो याद रखिएगा जितने भी स्वर वर्ण हैं जिसकी चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं, सभी स्वर वर्ण क्या होते हैं? सघोष होते हैं। री को अर्धवृत्ताकार कहा जाता है। री को क्या कहा जाता है? तो अर्धवृत्ताकार स्वर कहा जाता है। अब देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। हिंदी में सभी वर्णों का मूल उच्चारण स्थान की संख्या क्या है? तो 5, यानी 5 स्थानों से हम सभी वर्णों का उच्चारण करते हैं। वे 5 स्थान कौन कौन से हैं? तो हम वर्णों को उच्चारण कंठ से करते हैं, तालु से करते हैं, मूर्धा से करते हैं, दंत से करते हैं और ओष्ठ से करते हैं। 5 मूल स्थान है। याद रखिएगा, ये 5 मूल उच्चारण स्थान हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम देखते हैं व्यंजन वर्ण को। स्वर वर्ण देख लिए, तो व्यंजन वर्ण क्या होता है? तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से होता है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। हिंदी में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? तो 39। हिंदी में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? 39। हिंदी में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा 33। कितनी है? 33। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। स्पर्श व्यंजन कितने हैं? तो स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, जिसकी संख्या कितनी है? तो 25। ये स्पर्श व्यंजन कौन कौन है? तो कवर्ग, यानी क से क ख ग घ अंग जो कहते हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, यानी क का पूरा वर्ग, च का पूरा वर्ग, ट का पूरा वर्ग, त का पूरा वर्ग और प का पूरा वर्ग, यानी कुल टोटल कितने हो गए? तो 25। ये क्या है? तो स्पर्श व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन किसको कहते हैं? तो ये 4 है। ये 4 अंतस्थ व्यंजन कौन कौन है? तो ये 4 हैं, अंतर य, र, ल और व। उष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? तो उष्म व्यंजन है तालव्य स, मूर्धन स, दंत स और ह। ये 4 मिल क्या है? तो उष्म व्यंजन है। तो कुल कितने हो गए? तो कुल मूल व्यंजन कितने हो गए? 33। जबकि हिंदी में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? तो 39 है। जबकि मूल अगर पूछा जाए, परीक्षा में आ जाए कि हिंदी में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा 33, और कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो है 39। याद रखिएगा। अब यहाँ व्यंजनों का भी वर्गीकरण आपको करके बता दिए हैं, ध्यान से देखिएगा। कुल व्यंजन कितनी है? तो कुल व्यंजन 39। अब 39 व्यंजनों को देखते हैं। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन कौन कौन से उसको देख लेते हैं। तो स्पर्श व्यंजन यहाँ देखिए, कवर्ग अभी हम आपको बता रहे थे, क का पूरा वर्ग, ख वर्ग में ख का पूरा वर्ग, ट वर्ग में ट का, त वर्ग में त का और प वर्ग में प का पूरा वर्ग। ये अभी हम आपको बता भी रहे थे, तो इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो स्पर्श व्यंजन आप जान गए, आपको अब यहाँ दिक्कत नहीं होना चाहिए। स्पर्श व्यंजन यहाँ आपको साफ दिखाई दे रहा है। कवर्ग का, चवर्ग का, टवर्ग का, तवर्ग और पवर्ग, ये सभी कुल 25 वर्ण है जो स्पर्श व्यंजन है। अब चलते हैं अंतस्थ व्यंजन की ओर। तो अंतर य, र, ल और व, ये क्या है? तो अंतस्थ व्यंजन है। उष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? तो तालव्य स, मूर्धन स, दंत स और ह। अब संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? देखिए 39 में, देखिए अभी आपको 33 बताए थे और कुल व्यंजन कितने? तो 39 हैं। जब 33 में कितने घट रहे थे? 33 और 6 व्यंजन और थे, जिसकी चर्चा हम यहाँ कर दिए हैं। तो ये कुल व्यंजन में है। मूल व्यंजन तो आपको पता है, ये तीनों मिलकर क्या हो जाते हैं? स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म मिलकर ये क्या है? तो मूल व्यंजन है। और इनकी कुल संख्या कितनी है? तो 33 है। जबकि इसमें कुछ और व्यंजन मिलते हैं जिसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं, द्विगुण व्यंजन कहते हैं। इनके मिलने से व्यंजनों की कुल संख्या कितनी हो जाती है? तो 39 हो जाती है। जबकि मूल व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? तो 33 है। याद रखिएगा। अब संयुक्त व्यंजन में छ, त्र, अज्ञा और स्र। छ किसके किसके मेल से बनता है? तो क और स के मेल से, त्र, त और र के मेल से, अज्ञा ज और इया के मेल से, और स्र, स और र के मेल से बनता है। इसलिए इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यानी 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से जो वर्ण का निर्माण होता है उसको क्या कहते हैं? तो संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब द्विगुण व्यंजन, जिसको उक्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं,
ये आप देखिएगा, ये आप देखते होंगे कि दो प्रकार से, एक ऐसे भी रहता है, ये भी आप देखे होंगे। तो देखिए ये क्या है, तो ये ड़ है, ये ड है, ये क्या है, ढ़ है, ये ड है, ढ है। तो याद रखिएगा, तो ये द्विगुण व्यंजन, याद रखिए क्या है, ये द्विगुण व्यंजन है। आगे बढ़ते हैं। अब कुल व्यंजन जान गए, ये सब बता दिया गया, सब आपको बता दिए हैं कि द्विगुण व्यंजन कौन कौन से है, तो याद रखिएगा ड़ और ढ। आगे चलते हैं। अब वर्णों का वर्गीकरण देखते हैं। पूरा संपूर्ण वर्ण को बेहतरीन तरीके से आपको हम बता रहे हैं। वर्णों का वर्गीकरण सबसे पहले देखते हैं उच्चारण के स्थान पर, हम उच्चारण के आधार पर, है ना। सबसे पहले हम चर्चा कर लिए, क्या क्या चर्चा कर लिए, स्वर वर्ण किसको कहते हैं, व्यंजन वर्ण किसको कहते हैं। अब वर्णों के जो है स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण का वर्गीकरण करेंगे, दोनों वर्णों का वर्गीकरण करेंगे, स्वर और व्यंजन का। सबसे पहले हम उच्चारण के आधार पर देखेंगे। उच्चारण, हम जो उच्चारण करते हैं उसके आधार पर देखते हैं। तो उच्चारण के आधार पर स्वर वर्णों की कुल कितनी भेद है, कुल कितनी, तो 6 भेद हैं। याद रखिएगा, कुल 6 भेद हैं। कौन कौन से, कंठस्थ स्वर, तालव्य स्वर, मूर्धन्य स्वर, ओष्ठ स्वर और कंठ तालव्य स्वर और कंठोस्थ स्वर, यानी 6 भेद हैं। कंठस्थ में आपका या, तालव्य में हर्षई दुर्गाई, मूर्धन्य में री, ओष्ठ में हर्षऊ दुर्गाऊ, कंठस्थ तालव्य में ए आय और कंठोस्थ तालव्य में, कंठोस्थ स्वर में ओ और आव आते हैं। अब व्यंजन वर्ण भी उसी प्रकार है। कंठस्थ व्यंजन में कवर्ग और हा आएगा अलग से। कवर्ग देखिए कंठ से, देखिए क ख ग घ जो अंग है, ये कवर्ग है, वो क्या चीज आता है, याद रखिएगा, वो कवर्ग को हम कंठ से बोलते हैं। चवर्ग को तालु से बोलते हैं, टवर्ग को मूर्धन्य से, तवर्ग को दंत से और पवर्ग को ओठ से। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसमें अलग से क्या किया था, कवर्ग में ह आता है, कंठ से ह को बोलते हैं, तालव्य से अंतर य और श को बोलते हैं, मूर्धन्य से र और स को बोलते हैं, दंत से ल और दंत स को बोलते हैं। याद रखिएगा। और एक नासिक के व्यंजन होता है, जिसमें आपका जो भी स्पर्श व्यंजन का जो 5वां वर्ण है, किसी भी स्पर्श व्यंजन का जो 5वां अंतिम वर्ण है, जैसे क का अंतिम वर्ण अंगा है, च का इया है, न ट का ण है, मूर्धन्य जिसको कहते हैं हम लोग, त का न है और प का म है, ये सभी क्या है, तो जो 5वीं वर्ण, इसी को हम क्या कहते हैं, नासिक व्यंजन करते हैं। याद रखिएगा। और एक है दंतोष्ठ व्यंजन, जो वह है, वह क्या है, दंतोष्ठ व्यंजन है। यानी कुल व्यंजनों की अगर उच्चारण के आधार पर देखें तो स्वर वर्ण के कुल 6 भेद हैं, जबकि व्यंजन वर्ण का कुल 7 भेद हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब श्वास के आधार पर चलते हैं, क्योंकि ये जो अभी अब बताएंगे, इसी में लोग फंस जाते हैं, किसे क्या, कौन महाप्राण होंगे, कौन अल्पन, तो ट्रिक भी आपको दे दिए इसमें। तो श्वास के आधार पर, श्वास या प्रणत्व के आधार पर हम बोलते हैं, तो अल्प प्राण और महाप्राण। श्वास के आधार पर 2 भेद हैं, वर्णों के 2 वर्गों में बांटा गया है। श्वास के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण। तो अल्प प्राण क्या है, तो जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से हवा कम मात्रा में बाहर निकलती है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से हवा कम मात्रा में निकलती है, यानी जब हम बोलते हैं तो मुख से जो हवा निकलती है वो कम मात्रा में निकलेगी, तब वहाँ पर कौन सा, उस जिस वर्ण के बोलने में हमारे मुख से हवा कम मात्रा में निकलेगी, तो उस वर्ण को हम अल्प प्राण कहेंगे। और जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से हवा ज़्यादा मात्रा में निकलती है, उसे क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। तो जितने भी वर्ण हैं, कुल सभी वर्णों का जब हम उच्चारण करेंगे, और उच्चारण करते, जब उसका हम उच्चारण करेंगे और उच्चारण करने के दौरान मुख से हवा देखेंगे किसमें ज़्यादा निकल रही है, किसमें कम निकल रही है। जिसमें कम हवा निकलेगी उसको अल्प प्राण कहेंगे, जिसमें ज़्यादा हवा निकलेगी उसे महाप्राण करेंगे। आप बोल के भी देखिएगा तो आपको अनुमान लग जाएगा। जैसे हम यहाँ उदाहरण लेते हैं, क ख, देखिए क ख, देखिए ख जब बोलते तो हवा ज़्यादा निकलती है। ग, यहाँ देखिए ग घ, यहाँ पर घ होगा, माफ कीजिएगा, यहाँ घ होगा, है ना। ग घ, देखिए घ में देख रहे हैं कि हवा ज़्यादा निकल रही है, च में कम, छ को बोलते समय थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है, तो हवा ज़्यादा मात्रा में निकलती है। तो इसी प्रकार आपको समझना है। अब यहाँ देखिए, अब पहचानने का ट्रिक क्या है, तो ये भी याद रखिएगा। अगर आप भूल जाइएगा तो आपको पहचान ट्रिक आपको बता दे रहे हैं। अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो जितना भी वर्ग है, प्रत्येक वर्ग का, यानी जितना भी एक प्रकार से जो स्पर्श व्यंजन की हम चर्चा किए थे, है ना, जितना भी स्पर्श व्यंजन
25 स्पर्श व्यंजन है, जिस 5 वर्ग हैं, कवर्ग, टवर्ग, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या हो जाएगा? अल्प प्राण। अब बच गया कौन? तो बीच में क के बाद ख और ग के बाद घ, तो ये क्या हो जाएगा? आपका महाप्राण हो जाएगा। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या हो जाएगा? महाप्राण हो जाएगा। इसको घ पढ़िएगा, है ना। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या हो जाएगा? महाप्राण हो जाएगा। और प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा क्या हो जाएगा? तो अल्प प्राण। क्योंकि आप उच्चारण कीजिएगा तो आपको खुद ही पता चलेगा कि इसमें हवा ज़्यादा मात्रा में बाहर निकल रही है, जबकि अल्प प्राण के उच्चारण करते समय हवा कम मात्रा में निकल रही है। जैसे बोल रहे हैं ब भ, देखिए ब भ, अब भ बोलते तो थोड़ा सा हवा ज़्यादा मात्रा में निकलती है, ब बोलते तो कम मात्रा में निकलती है। तो इसे ही आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। अब ये तो हो गया आपका, ये व्यंजन वर्ण की चर्चा कर दिए। अब यहाँ देखिए अंतस्थ व्यंजन और है। अब ये तो आपका स्पर्श व्यंजन हो गया ना, स्पर्श व्यंजन। ये क्या हो गया? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में क्या है? तो कौन अल्प प्राण है? तो पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण है, जबकि दूसरा, चौथा महाप्राण है, ये स्पर्श व्यंजन में। अब जितने भी अंतस्थ व्यंजन होते हैं, अंतर, य, र, ल, व, सभी क्या होते हैं? तो अल्प प्राण होते हैं, याद रखिएगा। और जितने भी उष्म व्यंजन होते हैं, तालव्य स, मूर्धन्य स और दंस और ह, ये सभी क्या है? तो महाप्राण है। याद आ गया। अब किसे आपको याद रखना है? स्पर्श व्यंजन में चलेंगे तो पहला, तीसरा, पंचवा अल्प प्राण, अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण। और उसी प्रकार दूसरा और चौथा, किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण, इसके अलावे उष्म व्यंजन महाप्राण। तो उष्म व्यंजन महाप्राण, अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण। कवर्ग में पहला, तीसरा और पांचवा क्या है? तो अल्प प्राण और दूसरा, चौथा महाप्राण। ये आप समझ गए। अब आगे देखते हैं। अब स्वर वर्ण में, ये तो व्यंजन वर्ण की चर्चा हो गई। अब स्वर वर्ण में चलते हैं। तो स्वर वर्ण अल्प प्राण है। जितने भी स्वर वर्ण सभी अल्प प्राण, याद रखिएगा। जितने भी स्वर वर्ण हैं वे सभी क्या हैं? तो अल्प प्राण है, याद रखिएगा। तो क्या क्या अल्प प्राण में आ गए? सबसे पहले स्पर्श व्यंजन में पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, अंतस्थ व्यंजन 2 हो गया, और सभी स्वर वर्ण, ये सभी क्या है? अल्प प्राण है। महाप्राण में क्या देखना है? तो महाप्राण में हो गया आपका किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, सभी उष्म व्यंजन, और इसमें और भी चर्चा है। बस इतना ही है, और नहीं, बस इतना ही याद रखिएगा। यहाँ आपको हम बता भी दिए। देखिए और स्पर्श व्यंजन कितने? 15 स्पर्श व्यंजन हुए। कौन कौन हो गए? तो आप रखिएगा 3 सब है, तो 3 × 5 = 15 हो गया, क्योंकि जो स्पर्श व्यंजन है 5 वर्गों में है। तो ये हो गया आपका कितना? 15। 4 अंतस्थ व्यंजन 19 और 11 स्वर्ण, कुल 30। कुल 30 वर्ण क्या है? तो अल्प प्राण है। अब महाप्राण में देखिए 2 का है, तो 2 × 5 = 10 ये हो गया, और 4 आपका उष्म व्यंजन, ये सभी मिलकर कितना हो गया? 14। तो 14 क्या है? तो महाप्राण है। तो याद रखिएगा, बहुत आसान है। इसका नोट से भी आपको मिल जाएगा। कैसे आपको नोट से लेना है, इसके लिए हमें आपको संपर्क करना होगा। संपर्क कीजिएगा तो हम आपको बताएंगे आप किस प्रकार नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए सामान्य बोलचाल में हिंदी वर्णों की कुल संख्या कितनी है? 44। अगर सामान्य बोलचाल में हिंदी में वर्णों की कुल संख्या की बात करें तो कितनी है? तो 44 वर्ण हैं। अब चलते तीसरा, स्वर तंत्रियों के आधार पर। देखिए कंफ्यूजन ही होता है, अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष, यहीं पर कंफ्यूजन होता है कि अल्प प्राण में बताया गया है पहला, तीसरा या पंचवा, या फिर अघोष में बताया गया है। अब इसी में क्या होता है कि आदमी कंफ्यूज कर जाता है, और गलती जब उसके सामने प्रश्न आते हैं तो गलत उत्तर देकर आता है। तो आपको कंफ्यूजन दूर कर देना है। तो अघोष में यहाँ घर्षण को लेकर देखा जाए, घर्षण, कंपन, घर्षण या कंपन। जबकि अल्प प्राण, महाप्राण में क्या देखना है? मुख से जो हवा निकलती है उसको देखना है। अब चलिए, अघोष वर्ण किसको कहते हैं? तो जिन ध्वनियों का उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन या गूंज नहीं होता है, यानी जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण करने पर कोई कंपन या गूंज नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। अघोष, घोष का मतलब भी होता है कंपन या गुंज, है ना। कंपन या गुंज, जब हम बोलते हैं तो गूंजता है ना, तो वही कंपन या गुंज। तो अघोष में जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है। स्वर तंत्री किसको कहते हैं? अर्थात जो हम बोलते हैं,
यानी वर्णों का उच्चारण करते लिए हमारे स्वर का जो उच्चारण करते जिन जिन अंगों से, उसे क्या कहते हैं, स्वर तंत्रियाँ कहते हैं। तो ये भी बता देते हैं, वो अंगों का उच्चारण हम 5 अंगों से, मुख्य रूप से 5 अंग होते हैं, उसकी हम चर्चा कर दिए। मुख से, कंठ से, मूर्धा से, ये हम चर्चा किए ना। तो याद रखिएगा, तो स्वर तंत्री किसको कहते हैं? स्वर अर्थात हमको बोलने में जिन जिन अंगों की आवश्यकता पड़ती है उसे ही स्वर तंत्री कहते हैं। अब स्वर तंत्री हमारे मुख में सब हैं। अब स्वर तंत्रियों में जो कंपन या गूंज, जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो जब मुख में एक प्रकार समझ लीजिए कि गूंज या कंपन नहीं होता है तो वहाँ अघोष कहते हैं। उस स्थिति को क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण में कंपन या गूंज नहीं होता है वहाँ क्या होता है? तो अघोष वर्ण होता है। और जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन या गूंज होता है वहाँ क्या कहते हैं? तो उसे सघोष वर्ण कहते हैं। अब देखिए, अब फिर उसी प्रकार आ गया है, थोड़ा सा समझना है। देखिए यहीं पर कंफ्यूजन होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा ही अघोष होता है, जबकि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष होता है। सघोष या घोष, घोष भी कहते हैं या सघोष भी कह सकते हैं, है ना। तो यहाँ कंफ्यूजन यहीं पर हो जाता है, यहीं पर गड़बड़ हो जाता है कि ये अल्प प्राण में आता है या महाप्राण में आता है या घोष में आता है या अघोष में आता है। ये चीज़ आपको कंफ्यूजन दूर रखना है। घोष यानी घर्षण, घर्षण यानी गूंज। तो गूंज में याद रखिएगा कि प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का जो पहला और दूसरा वर्ण है वो क्या होता है? अघोष। और तीसरा, चौथा, पांचवा क्या होता है? तो सघोष होता है। याद रखिएगा। आगे देखिए, कुछ और भी है। ह छोड़कर, ह जो हमारा है, ह छोड़कर जितने भी उसमें व्यंजन है, तालव्य स, मूर्धन स और दंत स, ये तीनों क्या है? तो तीनों क्या है? अघोष है। जबकि ह अघोष नहीं, ह आपका सघोष में चला जाएगा। यानी उसमें व्यंजन में ह छोड़कर सभी उसमें व्यंजन क्या है? तो अघोष है। अघोष वर्णों की कुल संख्या कितनी है? तो 13। अब 13 कौन कौन है देख लीजिए। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन की संख्या 10 और 3 उस व्यंजन, कुल 13। अब सघोष में चलते हैं। सघोष में क्या देखना है? सघोष में याद रखिएगा, सघोष में आपका किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पंचवां। तो देखिए सभी वर्ग का तीसरा, चौथा, पंचवां है दिया गया है। यहाँ पर क होगा, माफ कीजिएगा, क नहीं, ठीक है, ग घ अंगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। थोड़ा सा मिस हो गया, तो बिल्कुल सही है। ग घ अंगा, ज ज इया, ड ढ मूर्धन्य, द ध न, ब भ म, ये सभी स्पर्श व्यंजन के हो गए। तो कितने इसकी संख्या होगी? 3 × 5 = 15। देखिए यहाँ 15 बता दिया गया है। सभी अंतस्थ व्यंजन, तो अंतस्थ व्यंजन 4 है, अंतर य, र, ल, व। और अभी उस व्यंजन की चर्चा की, ह छोड़कर बाकी अघोष है। तो एक ह आपका क्या हो गया? ये आपका उस व्यंजन हो गया। और सभी स्वर वर्ण, जितने भी स्वर वर्ण है सभी सघोष होते हैं। सभी स्वर वर्ण सघोष होते हैं, जबकि सभी स्वर वर्ण अल्प प्राण होते हैं। दो चीज याद रखिएगा, सभी स्वर वर्ण सघोष होते हैं, जबकि सभी स्वर वर्ण क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण। अब हम इसमें समझते हैं। तो स्पर्श व्यंजन 15, अंतस्थ व्यंजन 4, उस व्यंजन 1 कौन? ह। और जितने भी स्वर वर्ण कुल कितना? यहाँ देखिए, यहाँ पर कुल 31 और 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 44। तो मूल वर्णों कहा जाए तो हिंदी में वर्णों का जो प्रचलन है उसमें 44 ही बताया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मात्रा या समय के आधार पर। इसके पहले हम क्या क्या देख लिए? स्वर सबसे पहले देख लिए, उच्चारण के आधार पर देख लिए, उसके बाद श्वास के आधार पर देख लिए, उसके बाद घर्षण या अर्थात कह सकते हैं कि घर्षण के आधार पर हम भी देख लिए, घर्षण या गूंज के आधार पर देख लिए। अब देखते हैं मात्रा या समय के आधार पर। मात्रा या समय के आधार पर देखते हैं। तो सभी व्यंजन वर्णों को एक मात्रा में गिना जाता है। याद रखिए, जितने भी व्यंजन वर्ण हैं, यानी कुल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी बताई गई है? तो मूल व्यंजनों की संख्या तो 33 है, जबकि उसमें 4 आपका संयुक्त व्यंजन और 2 आपका द्विगुण व्यंजन जुड़ जाते हैं। तो 33 और 6 39 व्यंजन वर्ण है। तो सभी व्यंजन वर्णों को एक मात्रा में गिना जाता है। याद रखिएगा। मात्रा या समय के आधार पर स्वर वर्ण के भी 3 प्रकार है। अब देखिए, स्वर वर्ण ये तो व्यंजन वर्ण हो गया, जितने व्यंजन वर्ण सभी को एक मात्रा में गिनते हैं। या अब इधर है मात्रा या समय के आधार पर स्वर वर्ण 3 प्रकार है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। समझ में आया? समझिएगा। व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण दो ही चीज़ को हमको समझना है। व्यंजन वर्ण जितने भी सभी एक मात्रा में गिने जाते हैं। कंप्लीट। अब स्वर वर्ण है, इसमें 3 प्रकार है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर में जिन स्वरों का उच्चारण में कम समय लगता है,
दीर्घ स्वर जिन स्वरों का उच्चारण में ह्रस्व से दुगना समय लगता है, और प्लुत स्वर क्या होते हैं, जिन स्वरों का उच्चारण दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। समझ में आ गया। तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, स्वर के 3 प्रकार माने गए हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अब प्लुत स्वर का प्रचलन संस्कृत भाषा में ही होता है, अतः हिंदी भाषा में मुख्यतः 2 ही प्रकार है, ह्रस्व और दीर्घ। हिंदी भाषा में 2 ही है, जबकि 3 प्रकार भी माने गए हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। और हिंदी भाषा में देखा जाए तो 2 ही स्वर का प्रचलन है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। अब ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर को हम समझते हैं। ह्रस्व स्वर मूल स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर किसको कहते हैं, ह्रस्व स्वर उसे कहते हैं जो मूल स्वर होते हैं, और ह्रस्व स्वर को लघु स्वर भी कहते हैं, याद रखिएगा, लघु, छोटा स्वर। और दीर्घ स्वर को गुरु स्वर भी कहते हैं, और दीर्घ स्वर को संधि स्वर भी कहते हैं। संधि स्वर होते हैं जिसमें 2 स्वरों के मेल से बने होते हैं। दीर्घ स्वर द्विमात्रिक भी होते हैं, यानी दीर्घ स्वर को हम द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। और दीर्घ स्वरों की संख्या कुल कितनी है, तो 7, जबकि ह्रस्व स्वरों की कुल संख्या कितनी, 4। ह्रस्व स्वर जो है आ, ई, उ और ई, ये मूल स्वर भी है, क्या है, मूल स्वर भी है। और दीर्घ स्वर में क्या होता है कि मूल स्वर के मेल से बनता है, या फिर 2 स्वरों के मेल से बनता है। अब यहाँ प्लुत स्वर आप देखे होंगे कि ये सब ओम, रौम, ईम, ईस, सुनोम, ओम, ये सभी सब जो है, सभी ध्वनियाँ हैं। ये सभी ध्वनियों का इस्तेमाल जो है, इसका प्रयोग जो है, इसका प्रयोग जो है कहाँ पर किया जाता है, तो इसका प्रयोग जो है यह संस्कृत भाषा में इसका प्रयोग अधिकतर देखने को मिलता है। जबकि इधर ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर का जो प्रचलन वो हिंदी भाषा में है। अब ह्रस्व स्वर समझ गए, 4 हैं, कौन कौन, अ, ई, उ, री, ये मूल स्वर भी हैं। जबकि दीर्घ स्वर कौन कौन है, तो अब बच गया कौन, आ, दुर्गा ही, दुर्गा उ, ए, आ, ओ, आओ, ये सभी क्या है, तो ये सभी मूल स्वर हैं। इनको संधि स्वर भी कहते हैं, इनको द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। अब देखिए इसमें भी अब क्या है, अब दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, तो 7 है। अब 7 में भी देखिए, इसमें भी 2 प्रकार के सजातीय स्वर, संधि स्वर हैं, विजातीय संधि स्वर। सजातीय संधि स्वर किसको कहते हैं, तो सजातीय संधि स्वर उसे कहते हैं जब 2 समान जाति मिलकर स्वर का निर्माण करते, जैसे आ, हर्षई, हर्षई, दुर्गई, हर्षऊ, हर्षऊ, दुर्गऊ। देखिए 2 समान स्वर के मिलने से स्वर का निर्माण हुआ है दीर्घ स्वर का, तो ये सजातीय संधि स्वर है या सजातीय दीर्घ स्वर है। जबकि विजातीय में अलग अलग स्वर, जैसे अ और ई के मिलने से ए हो गया, अ और आय के मिलने से आय हो गया, अ और उ के मिलने से ओ हो गया, और अ और ओ के मिलने से अ हो गया। तो ये विजातीय संधि स्वर इसको कहते हैं, या विजातीय दीर्घ स्वर कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें जो 2 स्वर का मेल हो रहा है वो दोनों अलग अलग जाति के, अ है और ई है, अ है, ई है, ये अलग अलग जात के, जबकि यहाँ अ एक ही जात का है, इसलिए इसको सजातीय और विजातीय 2 स्वर संधियों में बांटा गया है। तो कुल मिलाकर ह्रस्व स्वर में कौन कौन आ गए, अ, ई, उ और री, और इसी को क्या कहते हैं, मूल स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर में कौन कौन आ गए, आ, हर्षई, दुर्गाऊ, ए, आ, ओ, आओ, ये सभी क्या है, दीर्घ स्वर हैं। ये सभी जो हैं वे 2 स्वरों के मेल से बनते हैं, 2 स्वरों के मेल से बनते हैं। आगे बढ़ते हैं, सजातीय स्वर, विजातीय स्वर, इसको देख लेते हैं। एक समान स्वरों के मेल से बना संधि स्वर अभी हम आपको बता ही दिए, फिर भी देख लीजिए। और विजातीय अलग अलग स्वरों के मेल से बना संधि स्वर। अब आगे बढ़ते हैं, छंद में ह्रस्व स्वर या ह्रस्व स्वर के मेल से बने सभी व्यंजन वर्ण एक मात्रा में गिने जाते हैं। देखिए छंद आप पढ़िएगा, इसकी चर्चा ऊपर भी हम थोड़ा सा किए थे। तो छंद में क्या होता है कि छंद, जब हम कविता वगैरह को पढ़ते हैं तो सभी कविताओं में छंद, कोई न कोई छंद होता है, बरवे छंद, दोहा छंद, कवि छंद, जो भी छंद है, तो उसमें भी याद रखिएगा उसमें मात्रा की जो वैल्यू है बहुत अधिक होती है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, छंद में अगर ह्रस्व स्वर आ जाए, किसी भी पद में ह्रस्व स्वर या ह्रस्व स्वर के मेल से कोई भी वर्ण आ जाए, उसे हम एक मात्रा में ही गिनेंगे। जबकि जब भी किसी कविता के पद में दीर्घ स्वर वर्ण आ जाए या फिर दीर्घ स्वर वर्ण के मेल से बना कोई व्यंजन वर्ण, कोई वर्ण आ जाए, तो उसे 2 मात्रा में गिनेंगे। जैसे यहाँ समझाने का आपको हम प्रयास करते हैं। जैसे आ है, ध्यान दीजिएगा, आ है ना, आ एक पूर्ण रूप से स्वर है, दीर्घ स्वर है। अब इसकी मात्रा कितना है, 2। अब देखिए का कैसे बना है, क और आ, याद देखिए क और आ, तो क और आ है। तो अभी हम क्या बोले कि दीर्घ स्वर या दीर्घ स्वर के मेल से बने सभी व्यंजन वर्ण, दीर्घ स्वर हो या दीर्घ स्वर के मेल से जो बना है, क्योंकि यहाँ क जो है दीर्घ स्वर के मेल से बना है। खाली क रहता
तो क और अ होता है, लेकिन का है तो क और आ है, यानी दीर्घ स्वर इससे मेल है, इसे भी दो मात्रा में गिने हैं। जबकि स है तो स जो कैसे बना है, स और अ। अब देखिए स और अ जो है वो क्या है, तो ये तो व्यंजन वर्ण है और ये ह्स्व स्वर के मेल से बना है, ह्स्व स्वर, तो ह्स्व स्वर के मेल से बना, इसको हम एक मात्रा में गिने हैं। उसी प्रकार यहाँ देखिए अ, म, न, अ आपका क्या है, ह्स्व स्वर है, एक मात्रा गिने हैं। म है, म जो बना है म और अ क्या है आपका, अ जो आपका है वो ह्स्व स्वर है, तो इसका मेल से बना, इसके लिए इसको भी एक मात्रा में गिनेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चर्चा करते हैं वर्ण विच्छेद के बारे में। वर्ण विच्छेद क्या कहते हैं, तो शब्दों में प्रयुक्त व्यंजन एवं स्वर वर्णों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। सभी लोग जानते ही हैं वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं, क्योंकि बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन इससे प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में कई प्रश्न आते हैं और हमेशा कुछ न कुछ गलतियां हो ही जाती हैं, क्योंकि हम ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि उससे गलती नहीं होगी, लेकिन गलती हो ही जाती है। इसलिए आपको समझना है कि कैसे कैसे कौन सा अल्प प्राण है, कौन महाप्राण है, संधि स्वर क्या है, ये सब जानना अनिवार्य है, क्योंकि हल्का सा मिस्टेक के कारण आप गलती करके आते हैं और आपको लगता है कि हम सही करके आए। अब देखिए वर्ण विच्छेद क्या कहते हैं, समझ के वर्ण विच्छेद के बारे में आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार संधि विच्छेद होता है, जिस प्रकार समास विग्रह होता है, उसी प्रकार वर्ण विच्छेद भी होता है। तो शब्दों में प्रयुक्त जितने भी व्यंजन या स्वर वर्ण होते हैं, उसको जब हम अलग अलग करते हैं तो उसी प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ, आकाश, आकाश कैसे बना, आ ये मूल स्वर है इसलिए आ। अब का कैसे बना, क और आ से बना है। स कैसे बना, स और अ से बना है, क्योंकि आपको प्रारंभ में ही बताए थे जितने भी व्यंजन ध्वनियाँ हैं वे क्या हैं, तो वे उसमें सभी में क्या है, तो सभी में स्वर वर्ण का मेल होता है, ये हम आपको बताए थे। तो सभी व्यंजन ध्वनियों में स्वर वर्णों का मेल होता है। त्रिशूल, त्रिशूल है जो त, र और इससे बना है। स में देखिए सु है, तो स और ये दुर्गा हुई, तो दुर्गा की मात्रा है, और ल और अ की मात्रा है, तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए ज्ञानी, अब ज्ञ क्या है, ये संयुक्त व्यंजन है, तो ज्ञानी में क्या है, तो ज और इया और हो गया अज्ञा, और आ है, क्योंकि इसमें क्या है, ऐसे है ज्ञ और आ है तभी ज्ञा हुआ। तो ज्ञ भी क्या है, ये भी दो मात्रा से बनकर बनता है, ज और इया से, ज और इया से, तो ज इया और आ, ये क्या हुआ, ज्ञा नी, नी न और ई, दुर्गा ही, तो दुर्गा ही की मात्रा देंगे तो ज्ञानी। तो ये वर्ण विच्छेद को हम कर सकते हैं। वर्ण विच्छेद किस प्रकार होता है, इस प्रकार के भी प्रश्न परीक्षा में देखे जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, वर्ण संबंधित जितने भी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है उसके बारे में भी जानते हैं। सबसे पहले आगत ध्वनि को जान लेते हैं। हिंदी भाषा में विदेशी भाषा से ली गई ध्वनियाँ आगत ध्वनि कहलाती हैं। जैसे आ, आप कॉलेज देखते हो, कॉलेज में इस प्रकार देखने को मिलता है। अब कॉलेज एक अंग्रेजी शब्द है, लेकिन इसका प्रयोग हिंदी में भी होने लगा है, तो देखिए इसी को आगत ध्वनि कहते हैं। क में आप देखते हैं कभी कभी क में इस प्रकार देखने को मिलता है, जैसे काबिल, इस प्रकार देखने को मिलता है, ये सब आगत ध्वनि। ख में भी देखने को मिलता है, ग में भी देखने को मिलता है गजल, है ना, ज में भी देखने को मिलता है जमीन, फ में भी देखने को मिलता है फाइल। तो इस तरह आपको बिंदु बिंदु जब लगा मिलेगा किसमें, क, ख, ग, ज, फ, ये सभी क्या आगत ध्वनियाँ हैं। और ये ऊपर जो बिना चंद्र बिंदी का रहता है उसे भी आगत ध्वनि ही कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, आयोगवाह किसे कहते हैं, जो योग न होने पर भी साथ रहे उसे क्या कहते हैं, उस ध्वनि को आयोगवाह कहते हैं। जैसे आप लोग जब आ पढ़ते हैं तो आ हर्षई दुर्गई हर्षऊ दुर्गऊ ए ओ अंग अंग और आता है ना, अंत में अंग और तो ये आयोगवाह ध्वनि है। अब ये क्या है, तो ये योग नहीं है, ये स्वर वर्ण नहीं है, ये क्या है, स्वर वर्ण नहीं। देखिए इसका परिभाषा समझ, जो योग न होने पर भी साथ रहे। अब देखिए अंग और अह जो है वो योग नहीं है, अर्थात उनके साथ तो नहीं है क्योंकि वो स्वर वर्ण नहीं, लेकिन फिर भी उनके साथ जुड़ा हुआ है। अब देखिए आप जब पढ़ते या हर्षई दुर्गा हर्षौ दुर्गा ए आ ओ आ अंग, उन्हीं का वर्ग में है, अंत में है ना, उसी में शामिल है, लेकिन उनके योग्य नहीं, अर्थात वे स्वर वर्ण नहीं है, फिर भी स्वर वर्णों के साथ हैं, इसलिए इनको आयोगवाह कहते हैं। तो आयोगवाह कौन कौन है, अंग और अ। अनुस्वार, जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से बाहर निकलती है, वहाँ अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। जब किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं हवा केवल नाक से बाहर निकलती है तो वहाँ क्या कहते हैं, उस जगह पर अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। अनुस्वार को प्रकट करने के लिए शिरोरेखा के ऊपर क्या करते हैं, तो
एक बिंदु लगाते हैं। जैसे सिरोरेखा क्या हुआ, हम कोई भी शब्द लिखते हैं सिरोरेखा ऊपर देते हैं, तो सिरोरेखा के ऊपर हम बिंदु लगाते हैं। जैसे मान लो हम लिख रहे हैं कंस, तो यहाँ पर एक बिंदु लगाते हैं ना, तो याद रखिएगा खाली बिंदु लगाएंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो अनुस्वार कहलाता है। जैसे कंस, हंस, संग, पंप, जंप, चंपा, देखिए सभी में क्या है तो बिंदु लगा हुआ है। तो इसका प्रयोग कब करेंगे, जब हवा नाक से बाहर निकलेगी। अब देखिए कुछ नोट है, इसे भी समझ लेंगे। अनुस्वार के रूप में नासिक व्यंजन का प्रयोग होता है। अनुस्वार के रूप में किसका प्रयोग होता है, नासिक व्यंजन का प्रयोग होता है। जैसे अंगा, इया, न और मा। अब इसका प्रयोग हम कैसे समझेंगे कि कहाँ किसका प्रयोग किया गया, वो भी आपको समझाते हैं। शब्द में अनुस्वार के बाद जो भी व्यंजन आता है उसी व्यंजन वर्ग का पांचवा वर्ण अनुस्वार के रूप में बोला या लिखा जाता है। अब जैसे समझिएगा, मान लीजिए कंधा लिखे, क्या लिखे, देखिए कंधा। अब क के ऊपर बिंदु है और इसके आगे कौन सा वर्ण है, ध है, क्या है, ध है। अब ध किस वर्ग का है, तो तवर्ग का है, तवर्ग का है ना, ध त थ ध। अब तवर्ग का पांचवा वर्ण क्या होता है, तो न होता है। जब इसको अलग करेंगे तो इसमें समझिए, इसमें उच्चारण किसका करें, न का उच्चारण करें। किसका उच्चारण करें, न का, कंधा, ये न का उच्चारण करें, कंधा हो गया। पंडित, अब पंडित देखिए, पंडित, पंडित, ध्यान दीजिएगा, पंडित। और ड किस वर्ग का है, तो ड आपका जो है आपका ट वर्ग का, ट का अंतिम वर्ण न है। तो पंडित में जो बिंदु है इसको क्या पढ़ेंगे, तो इसको न में पढ़ेंगे, न है, क्या है, न है, न कि कभी कभी न नहीं है, ये न है। इसके आधार पर चलना। चंचला, अब चंचला में जो है ऊपर जो बिंदु है उसको देखना है उसका अगला वर्ण क्या है, अगला वर्ण च है। च वर्ग का अंतिम वर्ण क्या होता है, इया होता है। तो इसमें इया की मात्रा, ये जो बिंदु है वो किस मात्रा में प्रयोग है, तो इया की मात्रा में प्रयोग है। इसमें पंडित में जो बिंदु है वो न की मात्रा में, न इसको पढ़ेंगे। और कंधा में जो है ऊपर जो बिंदु है उसको किस में पढ़ेंगे, तो न में पढ़ेंगे, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जैसे ऊपर भी था कंस, कंस है, हंस है। अब मान लीजिए हंस। अब कुछ कुछ वर्ण ऐसे हैं जो आपका उस व्यंजन में चले जाते हैं। आपको सिर्फ याद रखना है कि जो वर्ण स्पर्श व्यंजन से संबंधित उसमें कौन सा न है आपको पता चल जाएगा। स्पर्श व्यंजन वाला जो जितने भी है क वर्ग से लेकर प वर्ग तक, उससे संबंधित जो भी आएगा, अगर बिंदु है और उसके आगे कोई स्पर्श व्यंजन है तो पता कर लेंगे कि जो बिंदु है वो कौन सा बिंदु है, यानी न है या फिर न है, इया है, अंगा है या म है। तो इसको समझना आसान हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अनुस्वार के बाद व्यंजन वर्ण आने पर ही उपरोक्त संयोग होता है। अनुस्वार के बाद व्यंजन वर्ण आएगा तभी ये वाला जो संयोग है वो बता रहे हैं। वो जब तक व्यंजन वर्ण, वो भी व्यंजन वर्ण में कौन सा, तो व्यंजन वर्ण में याद रखिएगा स्पर्श व्यंजन आएगा तभी ये संयोग होता है, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अनुनासिक को समझते हैं। अनुनासिक बिंदु के बाद चंद्र बिंदु, चंद्रमा टाइप का लगे, उसमें बिंदु जो बीच में लग जाता है। किसी भी वर्ग का उच्चारण में हवा और मुंह दोनों से जब हवा बाहर निकलती है, यानी हवा जो है मुंह और नाक दोनों से होकर बाहर निकलती है, तो वहाँ पर अनुनासिक होता है। जैसे आँख, तांखा, लहंगा, कहाँ, समझ गए, ये सभी क्या है, तो ये सभी क्या है, तो अनुनासिक, इसमें प्रयोग अनुनासिक वर्णों का प्रयोग किया गया है। अब विसर्ग चलते हैं। विसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है, जब किसी वर्ग का उच्चारण में ह ध्वनि पर जोर दिया जाता है, वहाँ विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। प्रातः, ये ध्यान दीजिएगा, दुख, अंततः, स्वतः, प्रायः, देखिए ह का जोर दिया जा रहा है। विसर्ग वाले शब्द प्रायः तत्सम शब्द होते, याद रखिएगा, विसर्ग वाले जितने भी शब्द होते हैं सभी तत्सम शब्द होते हैं। तत्सम शब्द किसको कहते हैं, संस्कृत से हूबहू हिंदी में जिस शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है वो सभी क्या है, तो तत्सम शब्द हैं। अब देखते हैं स्पर्श व्यंजन किसको कहते हैं, तो स्पर्श व्यंजन वे होते हैं जिनका उच्चारण करते समय मुख के सभी अंग पूर्ण रूप से स्पर्श करते हैं, उसे क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, जिसकी चर्चा हम कर भी दिए हैं, 25 है। चवर्ग को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है, सिर्फ इया को छोड़कर, याद रखिएगा। अंतस्थ व्यंजन कौन है, तो वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण में मुख के सभी अंग आपस में बहुत कम स्पर्श करते हैं, उसे क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, यानी बहुत कम स्पर्श करते हैं, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। एक इनकी संख्या कितनी, 4, अंतर य, र, ल और व। अंतर य और र को अर्धस्वर भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अर्धस्वर किनको किनको कहा जाता है, अंतर य और र को। ल को लुंठित या प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं और व को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये सभी बिंदु हैं। असंपित
संपृक्त ध्वनियाँ कौन कौन से हैं? जब कोई ध्वनि दो ध्वनियों के बीच संयुक्त हो जाए उसे संकृत ध्वनि कही जाती है। जैसे कंबल, यहाँ क और ब के बीच म संयुक्त हो गया है। संबल में संबल स और ब के बीच में म आ गया है, तो संपृक्त ध्वनियाँ किसको कहते हैं? जब कोई ध्वनि दो ध्वनियों के बीच संयुक्त हो जाए, तो बीच में मिल रहा है ना, ध्यान दीजिएगा, बीच में देखिए म मिल गया है, दोनों के बीच में स और ब के बीच में मिल गया है। आदित्य में जैसे द और य के बीच में क्या मिल गया? त मिल गया। इसको क्या कहते हैं? संपृक्त ध्वनियाँ कहते हैं। युग्मक ध्वनियाँ किसको कहते हैं? जब एक ही ध्वनि द्वित्व हो जाए वहाँ युग्मक ध्वनि कहते हैं। जैसे सम्मान, देखिए म और म दो हो गया, क और क, न और न और न, प और प, ये सभी क्या है? युग्मक ध्वनियाँ हैं। अब वर्ण से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य को भी देख लेते हैं। अब हम जितना भी आपको बताया उसी का अब थोड़ा सा सारांश देख लेते हैं। हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 52। अब हिंदी में वर्णों की मूल संख्या अगर पूछा जाए तो ये कितना? 44 है। अगर पूछा जाए मूल रूप से कितना प्रयोग में? 44 है, ये भी याद रखिएगा। वर्ण का मौखिक रूप ध्वनि है और लिखित रूप अक्षर है, ये भी याद रखिएगा। जब हम बोलते हैं तो उसको ध्वनि कहते हैं, जब लिखते हैं तो उसको अक्षर कहते हैं। जब नेक्स्ट, हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है। हिंदी में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। सभी महत्वपूर्ण है, सभी हम बता चुके आपको। हिंदी में अंग और अ को आयोगवाह कहा जाता है। री को अर्धवृत्ताकार स्वर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। री को अर्धवृत्ताकार स्वर कहा जाता है। हिंदी में मूल उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी है? तो 5 है। आगे बढ़ते हैं। सभी स्वर वर्ण अल्पप्राण तथा सघोष हैं। सभी स्वर वर्ण क्या हैं? तो अल्पप्राण हैं और सघोष हैं। सभी अंतस्थ व्यंजन अल्पप्राण और सघोष हैं। कितना महत्वपूर्ण है। सभी ऊष्म व्यंजन महाप्राण हैं। ह को छोड़कर सभी ऊष्म व्यंजन अघोष हैं, ये भी याद रखिएगा। ह को छोड़कर सभी ऊष्म व्यंजन क्या है? तो अघोष है, ये भी आपको चर्चा कर दे। नासिक व्यंजनों की संख्या कितनी? तो 5 है। य और र को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। अग्र स्वर किसे कहते हैं? हर्षई दीर्घई ए आ को, मध्य स्वर अ को, और पच स्वर किसको कहते हैं? तो पश्च स्वर अ, हर्षऊ दीर्घऊ ओ आ और आ को कहते हैं। ड़ और ढ उचित या द्विगुण व्यंजन है, ये भी याद रखिएगा। आगे है आयोगवाह। आयोगवाह किसको कहते हैं? अंग और अ को कहते हैं। अनुस्वार किसे कहते हैं? तो अनुस्वार का प्रयोग हिंदी के तत्सम शब्दों में होता है। अनुनासिक का प्रयोग हिंदी के तवधव शब्दों में होता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका आगे हम MCQ है जिसकी चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। यहाँ हम देख लें कि वर्णमाला किसे कहते हैं, कितने वर्णों की संख्या कितनी है, हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है, मूल स्वरों की संख्या कितनी है, मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है, अल्पप्राण किसे कहते हैं, महाप्राण किसे कहते हैं, अघोष किसे कहते हैं, सघोष किसे कहते हैं, अर्धवृत्ताकार स्वर किसे कहते हैं, स्वर तंत्रियों के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है। तो सब कुछ हम देख लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण यह क्लास था। नेक्स्ट अगले क्लास में इससे संबंधित हम महत्वपूर्ण MCQ सीरीज लेकर आएंगे, जिसमें हम 300 से 400 तक के सभी MCQ प्रश्नों को देखेंगे जो बिल्कुल आपका वर्णमाला से जुड़ा होगा। चलिए नेक्स्ट क्लास के लिए आप रेडी रहिएगा। आज की क्लास हम समाप्त करते हैं।